नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। लखनऊ से बड़ी खबर है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब बीजेपी जुट चुकी है। 2024 को लेकर बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होनी है। लखनऊ से बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज एक बड़ी बैठक होगी बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोकसभा सीटों पर 2019 में बीजेपी हार गई थी, उन सीटों को लेकर मंथन होगा। उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर किन वजह से पहले उन सीटों पर हारी थी बीजेपी और इस बार उन पर कैसे बेड़ा पार लगाना है। ऐसी 14 लोकसभा सीटें हैं जो अभी बीजेपी के पास नहीं है। इनमें से 10 सीटें बसपा और 3 सपा और 1 कांग्रेस के पास है। इन 14 सीटों के प्रभारियों को आज बीजेपी कार्यालय में बुलाया गया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और वैसे तो आगाज तभी हो चुका था जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इशारा दे दिया था और उन्होंने तभी से 2024 के लिए कह दिया था। अब उसी को लेकर धीरे धीरे तैयारियां और तेज होती चली जा रही हैं। आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने वाली है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक लाइव जुड़ गए हैं। प्रियम, 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और आज एक अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? के देखिए, 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी जुट चुकी है और ना कि अभी, बल्कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का संपन्न हुआ था उसके बाद 2024 को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया था। और इसीलिए शायद कहते हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है, हमेशा वो चुनाव की तैयारियों में लगी रहती है। और जिस तरीके से अभी पिछले 2 जो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ और रामपुर में, और वहाँ पर बीजेपी के पक्ष में रिजल्ट आए हैं, तो उसने काफ़ी उत्साह भी जो है बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं में जो है वो भरा है। अब सबसे अहम जो है वो आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। 11:30 बजे से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है और इस बैठक में इस रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि 2019 के चुनाव में जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी, जिसमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी और बाकी सीटें बसपा को मिली थी, तो उन सीटों को कैसे जीता जाए। चूंकि अगर आप देखें, आजमगढ़ और रामपुर ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के जो गढ़ हैं, उनको माना जाता रहा है कि दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये पारंपरिक सीटें रही हैं जहां पर लंबे समय से उनका कब्जा रहा है। और जब तैयारी की गई बीजेपी की तरफ से तो इन दोनों सीटों को जीता गया है। तो इस बात को लेकर अपने आप को चैलेंज दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब इन 2 सीटों को बीजेपी जीत सकती है तो आखिर बाकी सीटों पर क्यों नहीं। अगर आप देखें तो जो सीटें हैं जिन पर बीजेपी को जो है 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, चाहे घोसी सीट हो, चाहे वो गाजीपुर की सीट हो या अन्य जो सीटें रही हैं, चाहे संभल की सीट रही हो, इन सीटों को बीजेपी ने लूज किया था 2019 के चुनाव में। 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो हारी थी, तो उन सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाएगी, 24 के चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्या समीकरण रहेंगे, इसको लेकर आज इस बैठक का आयोजन किया गया है। जो वहाँ इन सीटों के जो नेता हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया है। खुद जो संगठन महामंत्री हैं सुनील बंसल, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसके अंदर इन सभी बिंदुओं को लेकर जो है वो समीक्षा की जाएगी कि आखिर कैसे 2024 में जो एक बड़ी जीत जो हासिल करनी है। चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो ऐसे में सबसे अधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो सबसे अहम यहीं पर है कि रणनीति जो है वो पूरी तरह से सफल होनी चाहिए और क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, कौन कौन से वो समीकरण जो है वो पार्टी की तरफ से साधे जाएंगे, जिनको ध्यान में रखा जाएगा जिससे चुनावी नतीजों में बीजेपी को फायदा मिल सके। इन सभी चीज़ों को लेकर आज कह सकते हैं मंथन के लिए एक ये बड़ी बैठक बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बुलाई गई है। के आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, इस बैठक के अंदर पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। जो 14 सीटें हैं उन जिलों के जो पदाधिकारी रहे हैं उनको शामिल किया जाएगा
और उसके साथ ही इस बैठक में इनके साथ में मंथन किया जाएगा, वहाँ के समीकरणों को लेकर, वहाँ किस तरीके से तैयारी करनी है, किन चीज़ों को लेकर चलना है, क्या मुद्दे वहाँ के हैं उनको उठाना है, कौन से वो कारण रहे थे जिस वजह से 2019 के चुनाव में बीजेपी वहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाई थी, वोटों का समीकरण क्या है, जाति समीकरण क्या है, क्षेत्रीय समीकरण क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और उसी के हिसाब से आगे को लेकर बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति बनाएगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो जब 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद जब अभी उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उसका संदेश भी जनता ने दे दिया है। अब देखिए, जैसा कि के मैंने पहले कहा कि बीजेपी 24 घंटे 365 दिन जो है वो चुनावी मूड में ही रहती है और हमेशा एक चुनाव जीतने के बाद वो तुरंत अगला जो चुनाव अपकमिंग होता है उसकी तैयारियों में जुड़ जाती है और इसीलिए कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी रणनीति की पार्टी है और उसी के नतीजे भी देखने को मिले हैं। अगर आप देखें तो पिछले दिनों जिस तरीके से चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, कहीं ना कहीं वो प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आप बात करें तो जो विपक्षी पार्टी हैं उनके लिए एक बड़े चिंता का सबब भी बना है। अभी आप देखिए जिस तरीके से बाई इलेक्शन हुआ 2 सीटों पे, उसके चाहे नतीजे आप देखें या ठीक उससे कुछ 3 महीने पहले का अगर आप देखें तो जो यूपी का इलेक्शन हुआ था, आम चुनाव हुए थे, यूपी विधानसभा का चुनाव हुआ 22 का, उसमें आप नतीजों को देखें। और सबसे अहम जो के इसमें है, अभी ठीक 3 महीने पहले जब चुनाव हुए थे तो उसमें 10 की 10 सीटें जो थी आजमगढ़ में वो समाजवादी पार्टी के पास में थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही 3 महीने बाद उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी मात खाई और वहाँ पर भी अपनी जो एक पारंपरिक सीट उसकी कही जाती रही उसको भी हार गई। तो ये कहीं ना कहीं एक बूस्टर डोज का बीजेपी के लिए इसने काम किया है और इसीलिए बीजेपी की आज ये बैठक भी बुलाई गई है कि जब इन 2 गढ़ों को बीजेपी जो है फतेह कर सकती है, जो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीटें कही जाती रही हैं, तो आखिर बाकी सीटें क्यों नहीं जीती जा सकती। इन सभी चीज़ों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए प्रियम। लखनऊ से बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। 13 जुलाई को पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे जनता के लिए समर्पित हो जाएगा, जनता को समर्पित करेंगे। पीएम जालौन में करेंगे लोकार्पण। यूपीडा ने लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 13 जुलाई को पीएम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे लोकार्पण। 296 किलोमीटर लंबा है यह एक्सप्रेसवे, जो अब जनता के हवाले कर दिया जाएगा। पीएम जालौन में लोकार्पण करेंगे। अब खबर लखनऊ से है कि यूपी के हर अस्पताल में दवाओं की सूची लगेगी। जो दवा उपलब्ध नहीं होगी उसकी जानकारी देनी होगी। अगर अपर मुख्य सचिव ने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इस बात की जानकारी दी है। जो दवाइयां उपलब्ध नहीं होंगी उनकी जानकारी देनी होगी और ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से आदेश जारी किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के दौरान कई शिकायतें मिली थी और जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि अब हर सरकारी अस्पताल को एक लिस्ट लगानी होगी और जिसमें इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि ये दवाइयां उनके पास नहीं है। यूपी के हर अस्पताल में लगेगी दवाओं की सूची। जो दवा उपलब्ध नहीं होगी उसकी देनी होगी जानकारी। महाराष्ट्र में कल विधानसभा का सत्र बुलाया गया। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर एक पत्र लिखा। राज्यपाल कोश्यारी ने सीएम ठाकरे को लिखा पत्र। उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। गुवाहाटी में मौजूद बागी विधायक मुंबई लौटेंगे।
यानी कि अभी तक लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि आखिर विधानसभा का सत्र कब बुलाया जाएगा, कब विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा जाएगा, फ्लोर टेस्ट की बात कब सामने आएगी। लेकिन अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को पत्र लिखा और उद्धव ठाकरे से फ्लोर टेस्ट के लिए कहा गया। अब कल विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें फ्लोर टेस्ट होना है और इसी के साथ गुवाहाटी में बैठे बागी विधायक भी अब मुंबई लौटेंगे। अब ऐसे में सबसे अहम यह है कि आखिर अब क्या कुछ विधानसभा के भीतर देखने के लिए मिलता है, ये देखना होगा। और इसी बीच पीलीभीत से बड़ी खबर है, जहां पुलिस से जुड़ी हुई बड़ी खबर है कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैंगस्टर अपराधी की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। पीलीभीत से बड़ी खबर और पीलीभीत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर अपराधी की अचल संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। पीलीभीत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर अपराधी की अचल संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। गैंग लीडर हरपाल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर हरपाल की 4,99,292 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। पीलीभीत एसपी दिनेश कुमार प्रभु की बड़ी कार्रवाई। गैंग का लीडर है हरपाल, जिसकी करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया और इस संपत्ति में 4,99,292 रुपए की संपत्ति है जो कुर्क की गई, यानी कि लगभग 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पीलीभीत एसपी दिनेश कुमार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। वसुंधरा कॉलोनी में अपराधी के पास करोड़ों की संपत्ति और जिसको कुर्क किया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, गैंगस्टर अब जो है हरपाल, उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया पुलिस के द्वारा, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, पीलीभीत में एसपी दिनेश कुमार प्रभु लगातार आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इससे पूर्व भी कई जो आरोपी थे उन पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है ये गैंग लीडर अपराधी था हरपाल, जो कई मामलों में गैंग का लीडर रहा है। इसकी 4 करोड़ की संपत्ति को पीलीभीत की वसुंधरा कॉलोनी से जब्त कर लिया गया है, उसको कुर्क कर लिया गया। इसको लेकर पहले प्रशासन के द्वारा शहर में एक डुगडुगी बजवाई गई और उसके बाद इसकी जो संपत्ति थी कुर्क कर लिया गया। बताया जा रहा है कई आपराधिक मामलों में ये व्यक्ति जो था वो संलिप्त था। इसके साथ ही जो जनता में ये भय बनाने का काम कर रहा था। आखिर इस पर किस किस तरह के मुकदमे दर्ज हैं हरपाल पर? इस पर बताया जा रहा है कि मादक पदार्थों की बिक्री, इसके साथ ही अन्य रंगदारी वसूलने जैसे कई गंभीर धाराओं में मुकदमे इस पर दर्ज किए गए हैं पुलिस के द्वारा। हरपाल की तरफ से कोई बयान आया इस पूरे मामले में? अभी तक हरपाल की तरफ से इस मामले में बयान नहीं जारी किया है, लेकिन पीलीभीत के एसपी के मुताबिक जो अपराधी था ये काफी खुखार था और क्षेत्र की जनता में काफी डर व्याप्त किए हुआ था। शुक्रिया आशुतोष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल में घंटों बिजली कटौती और लाइट न आने के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि लाइट न होने से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो सकी।
जिसके चलते 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं कई मरीज तड़पते हुए भी नजर आए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी जिला अस्पताल प्रशासन कोई हरकत में नहीं आया। टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा है। अब सोचेगा कि कितनी हैरत अंगेज ये तस्वीरें होंगी जब अस्पताल के भीतर लाइट नहीं होगी और लाइट ना होने के चलते मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जिसके चलते 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सोचेगा कि इससे ज्यादा संवेदनहीनता और क्या हो सकती है। अब सोचेगा कि इसके बाद भी अस्पताल का प्रशासन हरकत में नहीं आता है, जबकि 2 मरीज दम तोड़ चुके थे और तमाम मरीज तड़पते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद टॉर्च लेकर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। एक तरफ सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है और दूसरी तरफ रायबरेली से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, तो आप सोचेगा कि कितनी संवेदनशील है सरकार और प्रशासन आपके लिए। सर किस तरह की समस्या आ रही है लाइट न होने अब की? लाइट न होने के कारण जो भी एक्सीडेंटल आ रहे हैं उनका स्टिचिंग वगैरह करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो सर कैसे इलाज कर रहे हैं आप लोग? मोबाइल की रोशनी, टॉर्च की रोशनी और कैंडल जला के किया जा रहा है। कल एक को एडमिट किए हैं तो भी इमरजेंसी आज क्या दिक्कत हुई? सांस लेने में दिक्कत हुई। यहाँ क्या दिक्कत है अस्पताल में? अब लाइट नहीं है, ऑक्सीजन बंद हो रहा है। प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं, तो नंबर भी नहीं किसी से बात करने। मैडम से पूछ रहे थे, मैं अधीक्षक जी से बात की। पिताजी हैं क्या दिक्कत? सर, इनके सांस के पेशेंट हैं और ऑक्सीजन के बिना इनकी हालत देखिए आप कैसे हो रही क्यों नहीं लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आज कई दिनों से हम देख रहे हैं बिजली की हालत यही 2-2 घंटे तक गायब रहती है। आज वही कंडीशन फिर बनी हुई। तो क्या लाइट के कब से नहीं है? धीरे धीरे घंटे भर हो रहा है, इससे ऊपर ही हो रहा है। तो ऑक्सीजन नहीं चल पा रहा? नहीं, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चल पा रहा। के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, एक तरफ सरकार के तमाम दावे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और दूसरी तरफ रायबरेली के जिला अस्पताल से ये तस्वीरें जहां लाइट नहीं और 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे पे दावे कर रहा है और बड़े बड़े मर्जों से लड़ने के लिए वो लगातार दावे कर रहा है, लेकिन रायबरेली जिले से जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार पर पलीता लगा रही हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अपने दावे पे पूरी तरह से लगातार उसी के दावे जिस तरह से दावे कर रहा है वो पूरी तरह से उसी के दावे खारिज हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जो ताजा तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं यहाँ की स्थितियां। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की और जो 2 लोगों की मौत हुई है, परिजनों ने आरोप लगाया है कि लगातार जो उनका ऑक्सीजन था नहीं मिला, इसके कारण उनके परिजनों ने दम तोड़ दिया है। तो इस तरह की जो भयावह तस्वीरें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को ठेंगा दिखा रही हैं और जो सरकार के दावे हैं उनको कहीं ना कहीं पलीता लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी राजू, आखिर ये बिजली कितने घंटों तक गुल रही और इस लाइट के ना आने का आखिर कारण क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, बता दें कि लाइट ना होना एक आम विषय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को जनरेटर की व्यवस्था दी है। जनरेटर के व्यवस्था होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि इस तरह से डॉक्टर के द्वारा जबकि बताया भी गया कि टॉर्च की रोशनी और मोमबत्ती की रोशनी में लोगों का इलाज किया जा रहा है, ये काफी दयनीय स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की। और जिस तरह से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, लोग कहीं ना कहीं लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग का दावा जो है कहीं ना कहीं खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल के प्रशासन का क्या कुछ कहना रहा? जी बिल्कुल, सीएमएस से बात करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जांच में जिस तरह की खामियां होंगी उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा और अगर इसमें किसी स्वास्थ्य कर्मी का हाथ होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे में थोड़े दिन पहले सलोन सीएचसी केंद्र पर जो एक वीडियो वायरल हुआ था दवा जलाने का, उसी मामले को लेकर कहीं न कहीं मामला स्वास्थ्य विभाग
भी चौकन्ना हुआ था। लेकिन इस तरह के दावे जो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्यवाही भी नहीं हुई और ना ही कोई किसी प्रकार। शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ ही तमाम बातचीत करने के लिए। अब खबर लखनऊ से है, जहां उदयपुर मामले की मौलाना खालिद रशीद ने भी निंदा की है। हमारा समाज इस बात की इजाजत नहीं देता है, यह खालिद रशीद का कहना है। किसी पर कोई जुल्म नहीं करना चाहिए। पैगंबर साहब ने बड़े से बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया था। मौलाना ने अपील की है कि आपसी भाईचारा कायम रखें, दोषियों पर हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उदयपुर के वाक़े की हम लोग सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक महसब समाज में इस तरीक़े की हरकतों की कतई तौर पर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और फिर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीक़े से यही पैगाम दिया है कि हमें और आपको प्यार और मोहब्बत में एक अच्छे माहौल में मिलजुल कर रहना है और कतई तौर पर किसी पर कोई भी जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी है। और पैगंबर इस्लाम ने तो अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीक़े से अमन अमान कायम रखें, आपसी भाईचारा कायम रखें और जिन लोगों ने इतना बड़ा जुर्म किया है उनके खिलाफ हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई। खबर बोकारो से है, जहां 71 राजपूत बटालियन के नायब सूबेदार रविवार के दिन दोपहर 1 बजे से लापता हैं। अमरेंद्र कुमार जो मणिपुर में पोस्टेड थे और जब से अमरेंद्र कुमार के घर पर सेना की तरफ से उनके लापता होने की खबर दी गई, तब से उनके घर में मातम का माहौल छाया हुआ है। सेना की तरफ से उनके परिवार वालों को बताया गया कि सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्द ही इनको ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन 50 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। तो सुबह में बात हुआ था 10-11 के आसपास। ठीक है, उसके बाद कल फोन आया है कि परसों वापस आ रहे थे और फिर टॉयलेट करने गए हैं। उसके बाद से वो मिल नहीं रहे। 10 मिनट बाद ही हम लोग खोजना शुरू किए हैं तो नहीं मिल रहे। तो कहाँ गए थे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन फोन करके सूचना दी आपको? कमांडिंग ऑफिसर थे मिजोरम से फोन। सर्च कर रहे हैं और वहाँ पे वेदर कंडीशन सो सीरियस है, तो हमें आर्मी के ऊपर बहुत ही भरोसा है और आशा करते हैं कि आर्मी हमारे परिवार को, हमारे साले साहब को अच्छा से खोज के लाए। वो जिस भी अवस्था में है हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे परिवार के सब, उनके 2 छोटे बच्चे हैं और उनकी वाइफ है, बूढ़े माँ पिताजी हैं और सबका परिवार एकदम पूरा सब नर्वस में है। मैं यही आशा करता हूं कि डिफेंस और मिनिस्ट्री हमें। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश जुड़ गए। नरेश, बताया जा रहा है कि मणिपुर में पोस्टेड थे सूबेदार अमरेंद्र कुमार, लेकिन अचानक से लापता हो गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस खबर को लेकर? जी बता दें कि ये बोकारो के, हेलो जी बोलिए नरेंद्र। ये बोकारो के सेक्टर 6 के रहने वाले, इनके परिवार जो यहाँ पर हैं और रविवार की बात घटना है ये, जब दोपहर सूबेदार जो मणिपुर में पोस्टेड है वो लापता हो गए। जैसे ही घर वालों को सूचना मिली, सूचना के उपरांत के घर में मातम सा छा गया। अभी घर वाले काफी परेशान हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि इनका किसी तरह से पता चल जाए और फिर से घर में खुशियां वापस लौट आए। ऐसे में सेना की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया या क्या कुछ सेना की तरफ से? जी, इनके घर वालों को फोन किया गया था कि अभी तलाश जारी है और मौसम खराब होने की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जैसे ही कुछ इसके बारे में अपडेट होगी घर वालों को भी बता दिया जाएगा। शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।